स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पिलर क्लासेस ऑनलाइन चैनल। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा, मैं पिलर क्लासेस साइंस और मैथ्स फैकल्टी का हूं। आज हम लोग पिलर क्लासेस ऑनलाइन चैनल पे साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको आज साइंस का सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करवाऊंगा। इस सैम्पल पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस आगे के अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर का, जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री से, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन, फर्स्ट है उसका इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर, यानी इथेनॉल को जब हम लोग एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा। आपको इसके साथ स्टेटमेंट भी लिखना है और इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना होगा रिएक्शन का। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले व्हेन ethanol is burnt in air, it produces CO2 and H2O along with heat energy। दैट इज़ कि इथेनॉल को जब हम लोग एयर में बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा और साथ ही वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ करेगा, ना कि लिक्विड के फॉर्म में, और साथ ही बहुत सा ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को हीट एनर्जी मिलेगा। अब इसका केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन क्या होएगा, तो इक्वेशन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इथेनॉल, इट इज़ C2H5OH प्लस व्हेन इट इज़ बर्न्ड इन एयर, तो एयर में कौन सा गैस है जो बर्निंग में हेल्पफुल है, इट इज़ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अपने रिएक्ट करने के लिए हीट देना पड़ेगा, या हीट का सिंबल आप नहीं भी दे सकते हैं। करने के बाद ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एज मेंशन्ड ये रिलीज करेगा वाटर वेपर प्लस हीट एनर्जी। नाउ 2 कार्बन है यहाँ पे 1 कार्बन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ये पढ़ा है बैलेंस करना। सो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हाइड्रोजन कितनी बार है, 5 और एक 6 बार। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार ही है, 2 बार, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 2 ज़ा 4, 4 and 3 7। यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है और यहाँ 2 बार है। अगर हम यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 6 ऑक्सीजन एटम एंड हेयर 1 ऑक्सीजन एटम। टोटल सम इज इक्वल टू 7 ऑक्सीजन एटम वेयर इट इज क्लियर। नाउ कम टू इट्स सेकंड पार्ट। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। एक सोडियम का मेटल का पीस है, इसको अगर हम इथेनॉल टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल में अगर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। तो ये केमिकल, ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से होगा कि व्हेन सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, व्हेन sodium metal is when a piece of sodium metal is dropped into ethanol, it forms sodium ethoxide, sodium ethoxide। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें, इथेनॉल में सोडियम प्लेस कर रहे हैं तो C2H5OH प्लस सोडियम मेटल। सोडियम एक मेटल है, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सोडियम जो होता है यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सोडियम किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को, और ये कंबाइन होगा C2H5O के साथ, तो ये बनाएगा C2H5ONA।
प्लस, अब हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो हाइड्रोजन एक गैसियस मॉलिक्यूल है और हम लोग जानते हैं कि गैसियस एटम जो भी होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये H2 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। सो आई एम बैलेंसिंग द इक्वेशन। हियर वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम हम अपने पास है, एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो हम लोगों को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये जो C2H5 है ये 2 बार हो गया, तो यहाँ भी C2H5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम 2 बार ही हो गया, तो यहाँ सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है और स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा आप लोगों को। इतना लिखने का अलग मार्किंग होता है, ये आपका इक्वेशन लिखने का, बैलेंस करने का अलग मार्किंग होगा, यहाँ भी इतना स्टेटमेंट लिखने का अलग मार्किंग होगा और ये इक्वेशन लिखने का अलग मार्किंग होगा। तो आप सिर्फ अगर ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, या सिर्फ आप रिएक्शन लिख दोगे, ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, तो ये भी मत कंसिडर करना कि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। नाउ the electronic configuration of an element is 284. State its first में है group and period in the modern periodic table और B में इसका लिखा हुआ है name and write the one physical property of it। इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसका ग्रुप क्या है और इसका पीरियड क्या है। तो आप लोगों ने जब इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने किसी एक गिवन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से और एटॉमिक नंबर के हेल्प से ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करना सीखा होगा क्लासेस में। तो यहाँ हम उसी थ्योरी को यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे कि इसका ग्रुप क्या है और इसका पीरियड क्या है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 284। सो द एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। इलेक्ट्रॉनिक गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ 284। तो ऑब्वियस अगर आप लोगों को अगर एटॉमिक नंबर याद है, ऐसे आप लोग को एटॉमिक नंबर 20 तक आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, एलिमेंट का नेम याद होना चाहिए, उसका सिंबल याद होना चाहिए। इससे आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। और आप लोग को 10th बोर्ड तक में 20 तक एटॉमिक नंबर तक ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस होते हैं। तो 284 ये देख के ही लग रहा है कि ये 14 एटॉमिक नंबर है, तो ये सिलिकॉन होगा। अब जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उतने ही पीरियड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका पीरियड लिखना चाहेंगे फर्स्ट के लिए कि पीरियड इसका क्या होएगा, तो पीरियड इसका हो जाएगा 3rd। और ग्रुप क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा 14। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 ग्रुप में सिलिकॉन होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सेकंड में हो जाएगा इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताना और नेम बताना है। तो एटॉमिक नंबर 14 है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिंबल क्या होता है सिलिकॉन का, ऐसा ही होता है। वन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा इट इज अ मेटलॉइड। ये एक मेटलॉइड है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं स्टेप वाइज तो एक भी मार्क्स कहीं से भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है उसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है उसको स्टडी करना है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न। आयरन फिलिंग इस तरीके के पैटर्न में क्यों अरेंज है। तो आयरन जो भी मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, वो जो लाई करता है वो किसी भी कार्डबोर्ड पे अगर हम बार मैग्नेट को लाई करेंगे तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इस तरीके से जनरेट होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, इस तरीके से। इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ होता है और यहाँ भी डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट विद इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक आंसर हो जाएगा ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय the magnet, due to the force exerted by the magnet within its magnetic field।
within its magnetic field. Now come to question number B of it. Question number B क्या कह रहा है? What does this pattern demonstrate? ये पैटर्न क्या डेमोस्ट्रेट करता है? तो ये जो पैटर्न अभी बताए हैं, ये जो आयरन फिलिंग का आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में आपका पैटर्न दिया रखा है इस तरीके का आयरन फिलिंग का, तो ये पैटर्न एक्चुअली डेमोस्ट्रेट क्या कर रहा है? तो पैटर्न डेमोस्ट्रेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि पहले ये फिगर हम आप लोगों के लिए रेस कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा फिर। द पैटर्न demonstrate the magnetic field around the bar magnet। तो ये पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आपका 6 में एक और का क्वेश्चन भी है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का और हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक डायग्राम है जो कि मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है टाइम सेव करने के लिए। डायग्राम ये है कि ये एक सॉलिनॉइड दिया रखा है आपका, जो कि एक कॉइल है, कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर का वायर इसमें है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस तरीके से करंट जा रहा है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है करंट, रिटर्न हो रहा है करंट। ये आपका रियोस्टेट है, ये जो है आपका मैग्नेटिक कंपास, निडल कंपास है ये, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरफ। तो हम लोग इसका डायरेक्शन देखें, हम लोग ये जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल होता है। ये अगर सबको पता है कि जो मैग्नेटिक कंपास जो निडल होता है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। अब इसमें डायग्राम को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो द पोलैरिटी एक्वायर्ड बाय ईच फेसेस ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के जो दो फेस हैं, इनमें कौन सा पोल आपका एग्जर्ट हो रहा है, किस तरफ नॉर्थ पोल होगा, किस तरफ साउथ पोल होगा, वही आपको इंडिकेट करना है। तो आप लोगों ने क्लॉक फेस रूल पढ़ा होगा। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? एक बारी मैं शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लॉक फेस रूल, ये साउथ हो गया और ये हो गया नॉर्थ के लिए। ये जो डायरेक्शन है साउथ का, ये स्टाइल में नहीं लिखा गया है, ये जो एरो दिखाया गया है ये डायरेक्शन के लिए है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके का होगा, दैट इज क्लॉकवाइज। ये एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो पोल होगा साउथ पोल, वो पोल क्या होगा? साउथ पोल होगा। और अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पोल होगा नॉर्थ पोल। वो पोल कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें इंडिकेट ये करना है, इसको फॉलो करते हुए इस डायग्राम में, कि कौन सा पोल हमारा नॉर्थ होगा और कौन सा पोल हमारा साउथ होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को यही पोलैरिटी बताना है। पोलैरिटी बताना है तो बिना इस रूल के भी अगर हम डायग्राम लोग डायग्राम पे एडजस्ट करें, डायग्राम पे अगर अपना एक ऑब्जर्वेशन अच्छे से डालें, तो ये जो मैग्नेटिक निडल दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करते हुए भी विद इन अ सेकंड हम आंसर कर सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है वो नॉर्थ को पॉइंट करता है और ये डिफ्लेक्शन भी इधर का शो कर रहा है। इसका मतलब ये नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा। और अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या होगा? साउथ होगा। दूसरा भी एक तरीका होता है कि पॉजिटिव आपके डायग्राम में जब भी देगा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नॉर्थ पोल देगा, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ साउथ पोल होगा, तो उससे भी कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू लॉ हम अगर जाना चाहते हैं तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का ये लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। तो इस क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो भाई देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि ये जो करंट जा रहा है इस तरीके से और फिर वापस ऐसे रिटर्न हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम इस तरफ के फेस पे जाके देखें तो हम लोग को डायरेक्शन ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये जो डायरेक्शन रोटेट हो रहा है करंट का, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल के लिए होता है। तो दैट इज बी रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल। बी जो हो जाएगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। और जो ए होगा आपका, जब हम ए की तरफ आए इसी डायरेक्शन को लेते हुए जब हम लोग ए की तरफ से देखेंगे तो ये डायरेक्शन हम लोग को इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा,
इस तरीके से। तो जो कि हम लोग को जब इधर से एक तरफ से देखें तो एंटी क्लॉक लगेगा, जब अपोजिट फेस से देखेंगे तो वही डायरेक्शन हम लोग को क्लॉकवाइज लगेगा। तो ये जो हो जाएगा साउथ पोल होगा। इट मीन्स कि बी फेस रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल एंड फेस ए रिप्रेजेंट्स साउथ पोल। कम टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ इट। Draw the magnetic field lines of force inside the coil and also show their direction। इस कॉइल में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है और आपको डायरेक्शन भी शो करना है। तो एक बार क्या करोगे, ये आंसर लिखने के बाद बी में फिर से ये डायग्राम आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर बी के लिए डायग्राम आपको फिर से बनाना होगा और आपको दिखाना होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो हम लोग पढ़े हैं बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। ये नॉर्थ हो गया हमारा और ये हमारा हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग शो कैसे करेंगे, इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ पोल। ऐसा डायग्राम आपको बनाना होगा और साथ में आपको डायरेक्शन भी इंडिकेट करना है। तो नॉर्थ से साउथ इस तरफ का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो गया, इधर भी नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो ए में ये आंसर लिखने के बाद बी में आपको फिर से ये डायग्राम बनाना है, फिर से उसका आंसर ये डायग्राम पे आपको करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था।